Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 180 अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। और अब आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 181 के बाद वाले प्रावधान, ठीक है। हमने काउंटरफिटिंग ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स चैप्टर 10 चालू किया हुआ है, जिसमें हमने सेक्शन 178, 179, 180 पढ़ लिए थे। अब हम 181 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन 181, मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स फॉर फोर्जिंग और काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो अब सेक्शन 181 कौन सा अपराध बता रहा है? मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स कोई बनाता है या इंस्ट्रूमेंट्स किसी के पोजेशन में मिलते हैं, और मटेरियल्स या फिर कोई मटेरियल्स, ठीक है, कोई सामान, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ये उपकरण, मटेरियल्स मतलब कुछ भी सामान, ठीक है। और वो सामान सीधा सीधा किसमें यूज होने वाला है, उस सामान से, उस इंस्ट्रूमेंट से क्या मेकिंग होने वाली है? फॉर फोर्जिंग और काउंटरफिटिंग कॉइन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर इंस्ट्रूमेंट बना भी रहा है ना, जिससे काउंटरफिटिंग किसी सिक्कों की, काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प की, काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स की और काउंटरफिटिंग बैंक नोट्स की हो रही है, कोई व्यक्ति ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाया, मटेरियल बनाए, तो वो भी, उसको भी सेक्शन 181 लगेगा। और किसी व्यक्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स मिले, बस इंस्ट्रूमेंट्स मिलना भी अपराध है, ठीक है। तो 181 का देखिए, वर मेक्स और मेंट्स, तो जो कोई भी मेक करता है या मेंट्स करता है, और परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मेंडिंग, या फिर परफॉर्म करता है कोई भी भाग जिसमें मेकिंग है या मेंडिंग का कोई प्रोसेस है, और बाइज और सेल्स और डिस्पोज ऑफ, या बाय खरीदता है, सेल्स बेचता है, या फिर डिस्पोज ऑफ कर देता है, और एज इन हिज पोजेशन एनी मशीनरी, या फिर जो कोई के भी अक्यूज के पास, ऑफेंडर के पास क्या मिला जाता है, उसकी पोजेशन में क्या मिला जाता है? एनी मशीनरी, कोई एक मशीनरी, डाई, ठीक है, डाई, जो डाई होती है, ये जो मशीन की डाई होती है, जिससे मतलब वो ऊपर से अपना प्रेस करती है, और डाई से जो नीचे कपड़ा, जैसे हम टी शर्ट देखते हैं कि भाई टी शर्ट पे डाई होती है, टी शर्ट पे जो लोगो वगैरह वो छपते हैं, वो डाई से छपते हैं। तो किसी के पोजीशन में डाई मिली, और इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट मिला, उपकरण मिला, और मटेरियल या फिर कोई मटेरियल मिला फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज, सिर्फ किस मतलब के लिए कि ये यूज होगा, इस्तेमाल होगा, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड, या फिर क्या है, और मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड, या एक व्यक्ति को जानकारी है कि जो इंस्ट्रूमेंट, ये मटेरियल ये यूज होने वाले हैं, या फिर किसी को यकीन करने के कारण है, किसी ऑफेंडर को, कि ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो सकते हैं, ठीक है, किस चीज में? तो इसमें मेंसरिया भी आ गया है, इसमें मेंसरिया भी आ गया है, ठीक है। नॉलेज और रीजन टू बिलीव मेंसरिया आ गया, दैट इट इज इंटेंडेड टू बी यूज, की जो ये मेकिंग और मेंडिंग, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये मटेरियल से कुछ कुछ मेकिंग होनी है या फिर मेंडिंग होनी है, और ये इस्तेमाल किए जाने हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब देखिए, फॉर, और किस चीज के लिए? फॉर फोर्जिंग और काउंटरफिटिंग एनी कॉइन, ठीक है। फोर्ज मतलब जाली बनाना, ठीक है। काउंटरफिट, फोर्जरी मतलब यही जाली बनाना, काउंटरफिटिंग मतलब डुप्लीकेट बनाना। अब देखिए, एनी कॉइन, कोई भी सिक्के को किसी इंस्ट्रूमेंट और किसी मटेरियल की मदद से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एक सिक्के को फोर्ज कर रहा है, एक सिक्के को, एक कॉइन को क्या कर रहा है? काउंटरफिट कर रहा है, डुप्लीकेट बना रहा है। तो देखिए, स्टैंप इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, कोई स्टैंप्स है, ठीक है। अब डाई, अब जो डाई मशीन होती है उससे स्टैंप्स छपती हैं, ठीक है। तो ये एक मूवी आई थी, अमेज़न प्राइम पे आई थी, किस पे आई थी? तेलगी, अब्दुल तेलगी था वो, जिसने स्कैम किया था कि बहुत सारे नकली फर्जी गवर्नमेंट स्टैंप्स बना दी थी, और वो अपने रेट्स में बेचता था उनको। मान के चलो कोई 10,000 का स्टैंप पेपर है, तो वो अब्दुल तेलगी उसको 2,000 में बेच देता था। तो अब उसका तो लागत आई 10-20 रुपए, और उसने बेचा 2,000 का, और वो रेवेन्यू को, फिर इंडिया के रेवेन्यू को डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि सारे पैसे तो उनके पास जा रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा था? कुछ भी नहीं। और देखिए, स्टैंप इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट से तो कॉइन फोर्ज हो सकती है, डुप्लीकेट बन सकती है, लेकिन डाई से तो हमेशा भाई गवर्नमेंट स्टैंप ही फोर्ज हो सकती है और काउंटरफिट हो सकती है। और देखिए, करेंसी नोट, अब डाई से करेंसी नोट्स भी छप सकते हैं, और बैंक नोट, और डाई से बैंक नोट भी छप सकते हैं। और देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर ऑफेंडर को उम्र कैद की सजा मिलेगी, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर एडिशन फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 10 years, या फिर ऑफेंडर को 10 साल तक की भी जेल की सजा कटवाई जा सकती है, एंड शैल आल्सो बी लाइबल फंड, और जुर्माना उसको मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 181 ऑफ द
ये है हमारा सेक्शन 181 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें बता रहा कि मेकिंग, कोई मेक करता है, और पोजेसिंग, ठीक है, मतलब एक मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई मटेरियल्स एक व्यक्ति के पोजेशन में मिले और उससे वो क्या करता है, वो मेक और मेंड करता है, क्या फोर्ज करता है काउंटरफिट कॉइन्स को, ठीक है, गवर्नमेंट स्टैम्प्स को, करेंसी नोट्स को और बैंक नोट्स को, ठीक है, तो उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी। अगर उम्र कैद नहीं दे रहे तो कम से कम, सॉरी, उम्र कैद नहीं दे रहे तो 10 साल तक की जेल कटवा सकते हो उसको, ठीक है, मतलब 10 साल तक की जेल कटवा दो या फिर उम्र कैद दे दो, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 181 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर नॉलेज के लिए काफी है, मतलब इतना समझना। अब देखिए सेक्शन 182 भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ने वाले, देखिए मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिसेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। अब सेक्शन 182 क्या कह रहा है, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर जो दस्तावेज बने थे वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रिसेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। अब वो दस्तावेज जो बनाए जा रहे हैं और वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं, वो किस जैसे लग रहे हैं, करेंसी नोट्स जैसे लग रहे हैं, या फिर बैंक नोट्स जैसे लग रहे हैं, तो वो भी ऑफेंस बनेगा। अब देखिए सेक्शन 182 का सब सेक्शन 1, हुएवर मेक्स, तो जो कोई भी मैन वुमेन या ट्रांसजेंडर, तो जो कोई भी मेक्स करता है, बनाता है, और कॉजेज टू बी मेड, या बनवाने का प्रयास करता है, ठीक है, किसी और से बोलता है कि तू बना दे क्या, और यूजेस फॉर एनी पर्पज व्हाटसोएवर, या फिर इस्तेमाल करता है जो कोई भी मैन वुमेन या ट्रांसजेंडर किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो पर्पस कुछ भी हो, व्हाटसोएवर, और डिलीवर्स टू एनी पर्सन, या एक व्यक्ति को डिलीवरी कर देता है, सौंपता है, क्या क्या भेजता है, एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी, कोई भी दस्तावेज जो कि क्या है, और इन एनी वे रिसेंबलिंग, या फिर कोई और किसी भी तरीके में रिजेंबल, मतलब हूबहू मिल रहा है किससे, और सो नियरली रिसेंबलिंग दैट टू बी कैलकुलेटेड टू डिसीव, या फिर इतना वो रिसेंबल कर रहा है कि कैलकुलेट हो सकता है कि भाई इससे डिसीविंग, इससे ठगपंती हो सकती है। अब देखिए एनी करेंसी, और अब ये एक व्यक्ति मेक कर रहा है, एक व्यक्ति कोज टू बी मेड कर रहा है, एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, एक व्यक्ति डिलीवर कर रहा है, एक व्यक्ति किसी भी वे में, मतलब किन चीजों को, मतलब क्या कर रहा है, मेक्स कर रहा है, कोज कर रहा है, टू बी मेड, यूजेस फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है किसको, एनी करेंसी नोट और बैंक नोट, किसी भी करेंसी नोट को या फिर बैंक नोट को, और जो ये करेंसी नोट और बैंक नोट है हूबहू रिजेंबल कर रहे हैं किसी जेन्युइन के साथ, ठीक है, पर वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, नियरली रिसेंबलिंग, मतलब कुछ हद तक मिल रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं ओरिजिनल करेंसी नोट या बैंक नोट के साथ। फिर एक व्यक्ति ने जाली, ठीक है, एक व्यक्ति ने नकली तरह वाले नोट किसी को डिलीवर किए हैं, ठीक है, या उसकी पोजेशन में मिलते हैं, या फिर वो बनवाता है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच विल एक्सटेंड टू 300 रुपीज, तो उसको फाइन देना पड़ेगा 300 रुपए, ठीक है, तो उसको फाइन देना पड़ेगा 300 रुपए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 182 का सबसेक्शन 1। अब पढ़ेंगे सबसेक्शन 2, इफ एनी पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग ऑफ व्हिच इज ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, तो किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है, हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज, ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी इन एनी वे। अब जो सेक्शन 182 का सबसेक्शन 1 था उसको मैं दोबारा पढ़ा था, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन सी होगी, एनी डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ। देखिए whoever makes or causes to be made or uses for any purpose whatsoever or deliver to any person any document, तो जो कोई भी किसी दस्तावेज को बनवाता है, या किसी दस्तावेज को खुद मेक कर देता है, या फिर किसी दस्तावेज को इस्तेमाल करता है, ठीक है, या फिर किसी दस्तावेज को डिलीवर कर देता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। अब देखिए और इन एनी वे रिसेंबलिंग, और वो दस्तावेज रिसेंबल कर रहा है, हूबहू मिल रहा है, और नियरली रिसेंबलिंग, या फिर कुछ हद तक मिल रहा है, हैज टू बी कैलकुलेटेड टू डिसीव, कि उस दस्तावेज से डिसीव, ठगपंती हो सकती है, ठग विद्या हो सकती है। एनी करेंसी, कोई करेंसी नोट से वो दस्तावेज मिल रहा है, या फिर किसी बैंक नोट से, तो अब उसको 300 रुपए तक की सजा होगी, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 182, इफ एनी पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट, अब एक जो डॉक्यूमेंट जिससे डिसीव किया जा रहा था ना, जो रिजेंबल कर रहा था, नियरली रिजेंबल कर रहा था करेंसी नोट्स और बैंक नोट पे, उस दस्तावेज पे किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो। अब देखिए इफ एनी पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट, एक व्यक्ति का नाम प्रतीत होता दिखाई देता है उस डॉक्यूमेंट पे, द मेकिंग ऑफ व्हिच इज एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, जिस डॉक्यूमेंट का बनाना ही सबसेक्शन 1 के तहत 300 रुपए का, मतलब उसको फाइन देना पड़ेगा। तो देखिए रेफ्यूजेस विदाउट लॉफुल एक्शन, तो व्यक्ति जिसका नाम एक दस्तावेज पे छपा हुआ है, ठीक है, छपा हुआ लगता है पुलिस डिपार्टमेंट को, या फिर उसको जो कि मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर जो कि रेड करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, तो क्या होता है अब वो व्यक्ति जिसका नाम भी एक दस्तावेज पे छपा हुआ है,
और वो व्यक्ति रेफ्यूज कर देता है और उसके पास कोई भी कानून का एक्सक्यूज नहीं है, वो रेफ्यूज क्यों कर रहा है? टू डिस्क्लोज टू अ पुलिस ऑफिसर ऑन बीइंग सो एज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन बाय होम इट वाज प्रिंटेड। अब वो व्यक्ति जिसके पास एक दस्तावेज मिलता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है, ठीक है, तो अब वो विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज डिस्क्लोज करने से रिफ्यूज कर देता है पुलिस ऑफिसर को क्या, नाम और पता ऑफ द पर्सन बाय होम इट इज मेड, कि किस द्वारा ये बैंक नोट या फिर करेंसी नोट जो कि एक दस्तावेज से रिसेंबल कर रहे हैं, वो कैसे किस द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए, और अदरवाइज मेड, या फिर वो कैसे बनाए गए, ही शैल बी पनिश विद फाइन विच एक्सटेंड टू 600 रुपीज, तो अब उसको जुर्माना देना पड़ेगा 600 रुपीज बस, ठीक है। अब सेक्शन 182 का सबसेक्शन 3, अब ये सेक्शन 182 नहीं के लिए, जैसे भाई ये जो 500 के नोट्स आते हैं ना, मान के चलो कोई 500 का नोट है, ये बच्चों वाले नोट्स आते हैं जो ये शादी ब्याह में ये फुकरे लोग उड़ाते भी हैं, समझ के कि हम 500 उड़ा रहे हैं, पर एक्चुअली वो 2 रुपए का एक नोट होता है 500 रुपए का, तो उसमें लिखा तो 500 होता है, रंग भी उसका हूबहू वैसा ही होता है, पर वो एक डॉक्यूमेंट ही होता है, एक दस्तावेज ही है। वो दस्तावेज क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है और वो रिजेंबल कर रहा है किसी करेंसी नोट के साथ। अब उस पर लिखा क्या होता है, चिल्ड्रंस बैंक लिख देते हैं, 500 के नोट को हूबहू वैसा बना देंगे जैसे 500 का नोट है, उस पर नंबर वगैरह भी वैसे डाल देंगे, ठीक है, उसके ऊपर महात्मा गांधी की, फलाने फलाने ताजमहल की सब कुछ फोटो डाल देंगे, रेड फोर्ट की, लेकिन उस पर आरबीआई की जगह क्या लिख देंगे, उस पर लिख देंगे चिल्ड्रंस बैंक। तो भाई किसी मान के चलो किसी व्यक्ति ने सामान लिया 1 लाख का किसी हार्डवेयर शॉप से, उस 1 लाख के सामान में 500 के नोट चलते हैं, 1 लाख के सामान में भाई कम से कम कितने नोट देगा वो, कम से कम कितने नोट देगा, बहुत सारे नोट देगा वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1 लाख के सामान में वो 200 नोट देगा 500 के, क्या हुआ, उसने उस सामान में जो मिलते जुलते से जो कागजात है ना, जो चिल्ड्रन बैंक के जो 500 का नोट का एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें 200 नोट में से उसने कम से कम मान के चलिए 20 में कम से कम 15 नोट अपने चिल्ड्रंस बैंक से मिला दिए, और 185 नोट्स 500 के ओरिजिनल है। तो अब जो हार्डवेयर शॉप का ओनर है उसने तो भाई गिने और रख लिए अपने गले में, तो बाद में उसको पता लगा रहे ये तो चिल्ड्रन बैंक के नोट है, तो ये क्या हुआ, ये अपराध हुआ। और अपराध क्या हुआ, यूज किया तो वो तो और अपराधानी सेक्शन में बनेंगे, लेकिन अब जिस अपराधी को पुलिस ऑफिसर पकड़ेंगे उसको पूछेंगे हाँ भाई कहां से बनवाए, तूने कहां से लिए ये नकली नोट, अगर वो नहीं बताता ना तो इसके लिए भी उसको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 182 ऑफ सेक्शन 3, where the name of any person appears on any document in respect of which any person is charged with an offense under subsection 1 or any other document used or distributed in connection with that document, it may until the contrary is presumed be presumed that the person caused the document to be made। तो सबसेक्शन 3 में प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज की जा रही है, क्या मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज की जा रही है सेक्शन 182 के सबसेक्शन 3 में, कि जिस भी व्यक्ति के पास एक दस्तावेज मिलता है और दस्तावेज रिसेंबल कर रहा है किसके साथ, किसी करेंसी नोट के साथ या बैंक नोट के साथ, अब वो व्यक्ति के ऊपर जब तक वो उस व्यक्ति का नाम नहीं पता ना किसने ये दस्तावेज तेरे ये नकली नोट करेंसी नोट और बैंक नोट बनाए हैं, ठीक है, जब तक नहीं पता देता तो क्या होगा, कोर्ट में प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज करेगा कि इसी व्यक्ति ने ये दस्तावेज, ये जो एनी डॉक्यूमेंट है जो डिसेप्शन करने के लिए, जो डिसीव करने के लिए बनाए गए ये डॉक्यूमेंट, ये रिसेंबल कर रहे हैं किसी करेंसी नोट के साथ या बैंक नोट के साथ, तो कोर्ट में प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज करेगा कि इसी व्यक्ति ने, जिसके पास ये दस्तावेज मिले हैं ना, ये जिसके ऊपर ये बिल्कुल करेंसी नोट और बैंक नोट फर्जी से हैं, तो मैं प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर लेगा कि ये दस्तावेज इसी ने बनाया है, इस ऑफेंडर ने, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 182 का सबसेक्शन 3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 183, अफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस bearing government stamp or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to government। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस bearing government stamp or removing from document a stamp used by it with intent to cause loss to the government। अब कोई व्यक्ति, वही गवर्नमेंट स्टैंप ये होती है रेवेन्यू के लिए, जो ये स्टैंप पेपर वगैरह होते हैं, इनको अफेस कर रहा है, इसकी राइटिंग कुछ लिखी हुई है, उसको मतलब किसी और दस्तावेज पे छाप रहा है, ठीक है, और बस उसकी इंटेंशन क्या है, उस ऑफेंडर की ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट स्टैंप को कि सरकार को नुकसान पहुंचाना है। और सरकार को नुकसान कैसे पहुंचेगा, फाइनेंशियल नुकसान पहुंचेगा, भाई स्टैंप पेपर नहीं बिकेंगे, ठीक है, फर्जी स्टैंप पेपर बिकेंगे मार्केट में कम प्राइजेस में, तो अब किसको नुकसान पहुंचेगा, रेवेन्यू को, सरकार का, गवर्नमेंट का जनरेट नहीं होगा तो भाई नुकसान तो पहुंचेगा। और पर इंटेंशन के साथ ये काम हो रहा है। अब देखिए सेक्शन 183 की बॉडी, whoever fraudulently or with intent to cause loss, तो जो कोई भी धोखाधड़ी से, ठीक है, या फिर इंटेंशन के साथ, नियत के साथ, इरादे के साथ क्या करना है, टू कॉज लॉस, उसकी नियत क्या है कि वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट, और किसको,
धोखाधड़ी से और किसको, इंटेंशन के साथ नुकसान पहुंचाना चाहता है एक व्यक्ति गवर्नमेंट को, सरकार को। रिमूव्स और एफेसिस फ्रॉम एनी सब्सटेंस बियरिंग एनी स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, हटा देता है या एफेसिस कर देता है कोई भी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस किसी स्टैम्प पेपर, जो कि स्टैम्प पेपर गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के लिए इशू किया था, ठीक है, इशू किया था गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के लिए एक स्टैम्प पेपर, उस पर से किसी व्यक्ति ने क्या किया, रिमूव कर दिया, एफेसिस कर दिया कोई सब्सटेंस, ठीक है। अब वो क्या करेगा देखिए, ठीक है, आप देखिए, एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर विच सच स्टैम्प हैज बीन यूज्ड, अब एफेसिस कर देता है या रिमूव कर देता है कोई भी राइटिंग जिसके लिए वो स्टाम्प इशू की गई थी, मतलब स्टाम्प के पेपर को तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जब स्टाम्प यूज हो गई ना, फिर स्टाम्प पे से जो राइटिंग लिखी गई थी भाई, उस पर कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा जाएगा, कुछ एग्रीमेंट लिखा जाएगा, अब उसको मिटा देता है वो व्यक्ति। अब मान के चलो कोई 10,000 का स्टाम्प पेपर है, अब 10,000 के स्टाम्प पेपर किसी व्यक्तियों ने अपना भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया और उसको एग्जीक्यूट करवा लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट अलमारी में रखा रहता है। 90% जो हमारे ये स्टाम्प पेपर है यूज होने के बाद अलमारियों में रखे रहते हैं, ठीक है, पर ये होते तो भाई पैसे ही हैं, ये भी रेवेन्यू है, हमने सरकार को दे दी, पर ये क्या है, ये पेपर बन के रह गए हैं। पर अब क्या हुआ, इनको भी किसके लिए काम आ जा सकता है, नुकसान, सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब मान के चलो किसी व्यक्ति ने 5-10 हजार के स्टैम्प पेपर खरीद लिया, हो गए टोटल वैल्यू 50,000, सरकार को 50,000 चले गए, और वो व्यक्ति क्या करता है, बार बार क्या करता है, जिनको भी स्टैम्प पेपर देता है ना, उनको बोल देता है कि अब तुम्हारा यूज हो जाएगा, तुम अलमारी में तो रखोगे इसको, इसकी फोटोकॉपी करवा लेना और मेरे को इसको वापस लाके दे देना, मैं मैंने तुमसे 10,000 लिए हैं, मैं तुमको 5,000 वापस कर दूंगा। और उस स्टाम्प पेपर से फिर क्या कर रहा है वो भाई, मान के चलो उसके पास डाई वगैरह नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे दोबारा स्टाम्प छापने के लिए, ठीक है, अब वो क्या करता है, रिमूव कर देता है उस सब्सटेंस को जो स्टाम्प पेपर में लिखे गए और वो इशू कर दी गई थी किसी मतलब के लिए, तो अब ऐसा करना भी अपराध है। और देखिए क्या है, एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर विच स्टाम्प हैज बीन यूज, स्टाम्प यूज हो चुकी है, मतलब स्टाम्प इस्तेमाल हो चुकी है, स्टाम्प पे जो लिखा गया सब्सटेंस उसको मिटा रहा है एक व्यक्ति। और रिमूव फ्रॉम एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट स्टाम्प व्हिच हैज बीन इशूड फॉर सच राइटिंग और डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर सच स्टाम्प में बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट। और इंटेंशन क्या है एक व्यक्ति की कि जो एक स्टाम्प है जो इशू कर दी गई थी और वो इस्तेमाल हो गई है एक सब्सटेंस के लिए, एक डॉक्यूमेंट लिखा जा चुका है उसके ऊपर, उसको उसके ऊपर से मिटा देता है और उसको किसी डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अब देखिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्मिस फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स और विद फाइन और विद। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना मैंडेटरी नहीं है इसमें, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, फिर जुर्माना भी लगा सकते हैं, फिर दोनों 3 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी ठोको, ठीक है भाई। तो ये था हमारा सेक्शन 183, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो ये मैं अभी एक स्कैम का नाम बता रहा था ना कि अब्दुल तेलगी एक नाम से कोई मूवी आई थी अमेज़न पे, मैंने देखी थी बहुत पहले, तो उसमें क्या हुआ था, यही हुआ था। पहले तो वो क्या करता था, गवर्नमेंट स्टैम्प्स को ऐसे एफएसएस करता था, मिटाता था उनके सब्सटेंस को और फिर उसको रीसेल कर देता था किसी और डिफरेंट राइटिंग के लिए, ये और कोई व्यक्ति अपने मैटर लिखवा लेगा और इसको क्या कर देगा। और उसकी इंटेंशन थी कि भाई 90% स्टैम्प पेपर जो इंडिया के होते हैं वो अलमारियों में रखे रहते हैं एग्जीक्यूट होने के बाद, तो वो कहता है कि क्यों ना फोटोकॉपी पब्लिक अलमारियों में रखे और स्टैम्प पेपर को हम मिटा के दूसरों को रीसेल करें और फिर ऐसे हमारा बिजनेस ही बना रहेगा। तो अगर ये किया तो सेक्शन 183 में 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, जुर्माना भी है, दोनों भी, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 183 और भारतीय न्याय संहिता। हम पढ़ेंगे सेक्शन 184 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। सेक्शन 184 यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। अब इस्तेमाल कर रहा है कोई व्यक्ति सरकारी स्टैम्प को, मतलब स्टैम्प पेपर को, ठीक है, और यह जानते हुए कि ये पहले इस्तेमाल हो चुकी है, ठीक है, तो वो भी अपराध बनेगा, ठीक है। अब मान के चलो वो अब्दुल करीम तेलगी जो अक्यूज था, उसने जो स्टैम्प पेपर एक बार एक व्यक्ति को दे दिया कि वो कोई राइटिंग और डॉक्यूमेंट को उस पर लिख के स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट करवा लेगा, अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास जाके भाई एग्जीक्यूट करवा लेगा और एक किसी प्रॉपर्टी वगैरह का वो मालिक बन जाएगा। तो उसको अब्दुल करीम तेलगी उस व्यक्ति को क्या कहता है जिसको पहले स्टैम्प पेपर वो दे चुका था कि भाई तेरा जब काम हो जाए ना, तू मेरे को वापस ला के दे दो, मैं तेरे को इसके आधे पैसे दे दूंगा, तू उसकी फोटोकॉपी अपनी अलमारी में रख ली, तेरे को वैसे भी अलमारी में रखनी है। तो अब उस व्यक्ति ने उसको दिया भी ना, उस व्यक्ति ने उसको दिया, अब्दुल करीम तेलगी ने इस्तेमाल करने का था अब्दुल करीम तेलगी को जो अक्यूज था हमारे स्कैम मूवी में, और अब्दुल करीम तेलगी ने किसी और व्यक्ति को वो बेच दिया, उस व्यक्ति ने खरीदा जानते हुए कि यह इस्तेमाल हो चुका है। तो अब उस ग्राहक को जो एक सेकंड हैंड स्टैम्प पेपर खरीद रहा है उसको भी सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी देखिए, वर फ्रॉडुलेंटली विद और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट। अब
जो कोई भी धोखाधड़ी से या फिर यह मानसिकता रखते हुए या इरादा रखते हुए कि मैं सरकार को नुकसान पहुंचाऊंगा, यूजेज और फॉर एनी पर्पस स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, इस्तेमाल करता है किसी भी मतलब के लिए एक स्टैम्प को जो कि सरकार ने इशू की हुई है रेवेन्यू के पर्पस के लिए। देखिए विच ही नोज और हैव टू हैव बीन यूज्ड बिफोर, और क्या उसको नॉलेज है उस व्यक्ति को जो इस्तेमाल कर रहा है एक स्टैम्प को जो सरकार ने इशू की है, हाँ उसको नॉलेज है, जानकारी है कि ये स्टैम्प जो मैं ले रहा हूं और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये इस्तेमाल हो चुकी है पहले। तो अब देखिए शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 इयर्स और विद फाइन रुपीज, तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अब मान के चलते हैं ए एक व्यक्ति है, वो एक स्टैम्प डीलर है। अब उसके पास एक व्यक्ति बी जाता है, बी कहता है कि भाई मेरे को 10,000 रुपीज का एक स्टैम्प पेपर दे दो, मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट है, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट राइटिंग में कुछ एग्जीक्यूट करवाना है। तो अब जो ए है वो उसको कहता है भाई 10,000 मैं तो बिल्कुल नया दे दूंगा, लेकिन अगर तू 4,000 मेरे को देगा ना, 4,000 मेरे को देगा तो मैं एक यूज तेरे को स्टैम्प पेपर दूंगा जिसके ऊपर से मैंने एफएससीज मिटाया हुआ जो उसकी पुरानी सब्सटेंस थी ना। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जिसको 10,000 देने थे बी को, अब वो 4,000 में उसको एक स्टैम्प पेपर मिल रहा है, वो उसको खरीद लेता है। ऐसा खरीदा भी ना, और उसको नॉलेज है भाई, ऑब्वियसली अब खरीदा तो नॉलेज आ गई कि भाई ऐसा मैं करूंगा तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने में नुकसान होगा, तो ऐसा किया भी ना बी ने, वो लेके इस्तेमाल कर लिया। ठीक है यार, लेके वो चल भी दिया ना तो वहीं की वहीं अपराध बन जाएगा। लेके इस्तेमाल किया, ठीक है, लेके इस्तेमाल किया, यूजेज है इसमें प्रयोग करना ही पड़ेगा उस स्टैम्प का। ठीक है, तो ये अपराध बन जाएगा और उस बी को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना लगेगा, छोड़ देंगे, या फिर दोनों 2 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 184 भारतीय न्यायिक संहिता का, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता दी ये सेक्शंस आने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 185 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता, जो कि बताता है इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज बीन यूज्ड। अब एक व्यक्ति एक मार्क, अब जब स्टैम्प पेपर यूज हो जाता है ना, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, मान के चलो एक स्टैम्प पेपर पे भाई किसी लैंड से रिलेटेड कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट लिखा गया एक स्टैम्प पेपर पे, और उसकी अब एग्जीक्यूट हो गई रजिस्ट्रार के पास, तहसीलदार के पास रजिस्ट्री भी हो गई। अब क्या करेंगे भाई, जो स्टैम्प पेपर है वो तो जो ओनर्स हैं, जो जिसने बाय किया है प्रॉपर्टी को, वो स्टैम्प पेपर खरीदता है और उसी को दे दी जाते हैं। तो अब क्या करता है, अब जो तहसीलदार होते हैं, जो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो उसके ऊपर अपनी तहसील की मोहर मार के दे देते हैं, ताकि पूरा तरीके से ये हो सके कि हाँ भाई ये अब स्टैम्प पेपर यूज हो चुका है। तो अब एक व्यक्ति क्या करता है, एक जो मार्क एक एम्प्लॉई ने, सरकारी एम्प्लॉई ने लगा के दिया था एक स्टैम्प पे कि ये स्टैम्प यूज हो चुकी है, उस मार्क को इरेज कर देता, मिटा देता, तो ये भी अपराध है। देखिए सेक्शन 185 का अपराध बनेगा, बॉडी पढ़ते देखिए, whoever fraudulently or with intent to cause loss to government, तो जो कोई भी अब धोखाधड़ी से या फिर यह इंटेंशन रखते हो कि सरकार को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, सरकार को नुकसान पहुंचाना है, लॉस पहुंचाना है, इरेजेस और रिमूव्स, मिटा देता है या फिर हटा देता है, फ्रॉम अ स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, किस पे से मिटा देता है, हटा देता है, एक स्टैम्प पे से जो कि सरकार ने इशू की थी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब देखिए एनी मार्क, उस पे से कोई मार्क हटा देता है, पुट और इम्प्रेस अपॉन सच स्टैम्प फॉर द पर्पस ऑफ डिनोटिंग दैट द सेम हैज बीन यूज्ड। अब जो मार्क उस स्टैम्प पर लगाया जा चुका है और यह सिर्फ यह बताने के लिए कि ये स्टैम्प यूज हो चुकी है, इस स्टैम्प का जो इस्तेमाल था वो हो चुका है। अब देखिए, और नोइंगली हैज इन हिज पोजेशन और सेल्स और डिस्पोजेस ऑफ एनी सच स्टैम्प फॉर फ्रॉम विच सच मार्क हैज बीन इरेज्ड और रिमूव, या फिर जानबूझकर एक व्यक्ति जिसको पता है कि इस स्टैम्प पे से कोई मार्क रिमूव किया गया जो कि वो मार्क था कि पता लग जाए कि ये स्टैम्प यूज होती है, वो व्यक्ति उसको नोइंगली बेचता है या अपनी पोजीशन में रखता है कि बेचने के लिए। तो देखिए, और सेल्स और डिस्पोजेस ऑफ एनी सच स्टैम्प इज ही नोज टू हैव बीन यूज्ड, या फिर बेचता है, खरीदता है या फिर सेल करता है उस स्टैम्प को जो कि उसको जानकारी की ये यूज हो चुकी है, ठीक है, और उसके मार्क इरेज करके। अब देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद डिस्ट्री फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स विद फाइन और विल। तो ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को जो ये सारे काम करता है कि एक स्टैम्प यूज हो चुकी थी, उस पर किसी सरकारी कर्मचारी ने मोहर लगा दी थी, मार्क लगा दिया था कि यह पता लग सके या डिनोट हो सके कि ये स्टैम्प यूज हो चुकी है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, उस मार्क को इरेज कर देता है, रिमूव कर देता है, उसको दोबारा रीयूज करने के लिए कि ये मैं इसको दोबारा बेच सकूं ताकि ये दोबारा यूज हो जाए, ठीक है, और सरकार को लॉस पहुंचे। इंटेंशन क्या होनी चाहिए, सरकार को लॉस पहुंचे। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना लगा के छोड़ देंगे, फिर दोनों, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 185 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता, इंपोर्टेंट सेक्शन है, आ जाते हैं इससे क्वेश्चन। अब देखिए सेक्शन 186 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स। अब रोक है
किसके ऊपर? फिक्टिशियस स्टैम्प्स के ऊपर, ठीक है, बनावटी स्टैम्प्स, कोई जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं है किसी भी कार्य से, कोई उन स्टैम्प्स को ले लेके घूम रहा है। अब देखिए सेक्शन 186 का सब सेक्शन 1, whoever, तो जो कोई भी, ए मेक्स नोइंगली अटर्स, तो जो कोई भी बनाता है, नोइंगली अटर्स, जानकारी रखते हुए अटर्स करता है, डील्स इन, जो कोई भी बनाता है या नोइंगली अटर्स, ठीक है, जानबूझ के मिनमिनियाता घूम रहा है, ठीक है, मार्केटिंग करता घूम रहा है, डील्स इन या फिर कारोबार करता है, और सेल्स एनी फिक्टिशियस स्टैम्प, या फिर सेल्स कर देता है, बेचता है किसी भी फिक्टिशियस स्टैम्प को, मतलब जो वो स्टैम्प, वो मोहर, जो कि वो स्टैम्प, ठीक है, यहाँ स्टैम्प पेपर भी और वो मोहर जो कि फिक्टिशियस है, ठीक है। तो अब जो कोई भी, जो जिस किसी ने भी एक स्टैम्प पेपर बनाया जो कि उसने बनाया या उसको जानकारी है कि ये स्टैम्प पेपर फिक्टिशियस है, तो ऐसा वो करके क्या करता है? अटर्स करता होगा मार्केट में, स्टैम्प पेपर ले लो, स्टैम्प पेपर ले लो, राम राम से, ठीक है। डील्स इन, या फिर कारोबार करता है, ठीक है, किसके लिए? फिक्टिशियस स्टैम्प्स के लिए, स्टैम्प पेपर्स के लिए भी और स्टैम्प्स के लिए भी, ठीक है। और सेल्स, या फिर बेचता है फिक्टिशियस स्टैम्प्स को, ठीक है। तो इसमें हम फिक्टिशियस स्टैम्प पेपर को ही मान के चलेंगे, स्टैम्प का मतलब मोहर भी होता है, ठीक है, सील भी होता है, उसको नहीं मान के चलेंगे, ओनली स्टैम्प पेपर को मान के चलेंगे कि जो कोई बनाता है, ठीक है, या फिर अटर्स करता है, जानकारी इंटेंशन रखते हुए, मतलब मेंस रखते हुए कि मैं अटर करूंगा तो मेरे पास ग्राहक इकट्ठा हो जाएंगे और मेरे को बेचने में इन फिक्टिशियस स्टैम्प पेपर को आसानी होगी। अब बी, हैज इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज एनी फिक्टिशियस स्टैम्प, तो एक व्यक्ति के पास पोजेशन में मिलते हैं और उस व्यक्ति के पास, जिसके पास पोजेशन में मिलते हैं वो फिक्टिशियस स्टैम्प है, सारे के सारे जाली बनावटी स्टैम्प है, जिनका कोई रेलिवेंसी नहीं है, ना तो वो सरकार ने निकाले हुए, ना तो वो किसी अथॉरिटी के हैं, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति के पोजेशन में मिलते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति के पास कोई भी लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है, उस व्यक्ति के पास कोई भी लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है, कि इन फिक्टिशियस स्टैम्प्स को अपनी पोजीशन में रखने का। अब जो हमारा क्लोज है तो उसका लेटर पार्ट छूट गया, देखिए, और नोइंगली यूजेस एंड फॉर एनी पोस्टल पर्पस एनी फिक्टिशियस स्टैम्प्स, तो अब कोई भी, अब सेक्शन 186 का जो सबसेक्शन 1 है उसका क्लोज ए हमारा लेटर पार्ट छूट गया था, और जो कोई भी जानकारी रखते हुए, ठीक है, फॉर एनी पोस्टल पर्पस, किसी भी पोस्टल पर्पस के लिए एक फिक्टिशियस स्टैम्प को यूज करता है। अब स्टैम्प पेपर हमारी वो छोटी छोटी आती है, जो 1 की 2 की पहले आती थी ना, अडेसिव स्टैम्प, उसको बोलते थे अडेसिव स्टैम्प। अब वो 10 की भी आती है भाई, 20 की भी आती है, 25 की भी आती है, कोर्ट में 50 की भी आती है, ठीक है। तो वो जो कोई भी पोस्टल पर्पस के लिए भी एक स्टैम्प पेपर का यूज करता है। अब जो स्टैम्प होती है भाई, हमारे जो डाक खाने होते हैं ना, जो डाक खाने होते हैं, अब तो भाई, अब तो क्या होता है, जो डाक खाने होते हैं उनमें स्पीड पोस्ट के अलग चार्जेस होते हैं। अगर कोई स्टैम्प, अगर सरकारी कोई पेपर अगर सरकारी काम के लिए यूज किया जाना तो उसके ऊपर ये वाली स्टैंप लगती है हमारी अडेसिव, इसको बोलते हैं अडेसिव स्टैंप, ठीक है, ADHESIVE स्टैंप, अडेसिव स्टैंप। तो जो कोई भी मतलब इस्तेमाल करता है यह जानते हुए किसी पोस्टल पर्पस के लिए फिक्टिशियस स्टैंप पर फिर भी भेज देता सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी अन्य व्यक्ति के पास उस फिक्टिशियस स्टैंप को एक कागजात पे चिपका गया। तो देखिए बी, हैज इन पोजेशन, एक व्यक्ति के पास पोजेशन में मिलती है और उसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है, कोई कानूनन एक्सक्यूज नहीं है कि ये फिक्टिशियस स्टैम्प उसके पास क्या कर रही है। अब देखिए सी, मेक्स और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, बनाता है फिक्टिशियस स्टैम्प हो या फिर बिना कोई कानूनन एक्सक्यूज की कारण मतलब रखते हुए क्या करता है, हैज इन हिज पोजेशन एनी डाई, कोई डाई मिलती है एक व्यक्ति के पोजेशन में या फिर वो उस डाई को बनाता ही है, ठीक है, प्लेट, किसी प्लेट को बनाता है, इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, मटेरियल को, फॉर मेकिंग एनी फिक्टिशियस स्टैम्प। अभी अडेसिव स्टैम्प्स को बनाने के लिए कोई व्यक्ति, अडेसिव स्टैम्प ये छोटी छोटी आती है, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 20 रुपए की आती है ये। अब कोई व्यक्ति इन अडेसिव स्टैम्प्स को, इन फिक्टिशियस स्टैम्प्स को बनाने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को रखता है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को बनाता है जिससे ये फिक्टिशियस स्टैम्प्स बने, तो वो भी अपराध बनेगा। देखिए कितना बनेगा, शैल बी पनिश्ड विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 200 रुपीज, तो उसको 200 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, ठीक है, उसको 200 रुपए तक का जुर्माना लगेगा उस व्यक्ति को। अब देखिए सेक्शन 186 का सबसेक्शन 1 यह हुआ। अब सेक्शन 186 का सबसेक्शन 2, एनी सच स्टैम्प, die, plate, instrument or material in the possession of the any person for making any fictitious stamp may be seized and if seized shall be forfeited। तो अब जो कोई भी स्टैम्प और जो कोई भी डाई, जो कोई भी प्लेट या इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल एक व्यक्ति के पोजेशन में मिलते हैं और उस व्यक्ति के पोजेशन में जब मिले ना तो उसको प्रोसिक्यूट किया गया, प्रोसिक्यूट करके उसको 200 रुपए का फाइन लगा दिया। अब लेकिन उन डाई को, प्लेट को, इंस्ट्रूमेंट को भी सीज भी कर ले लेगा, जब्त भी कर ले जाएगा, और जब्त करने के बाद क्या होगा, इफ सीज शैल बी फॉरफिटेड। तो अब अगर सीज किया है तो शैल बी फॉरफिटेड, वो हमेशा के लिए फॉरफिट हो जाएगा, वो सरकार के जो कबाड़ खाना उसमें वो चला जाएगा, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट, वो प्लेट, वो डाई, ठीक है, जो जिससे कि एक फिक्टिशियस स्टैम्प बनाई गई थी, ठीक है। अब ये था सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 186। अब सबसेक्शन 3, इन द सेक्शन फिक्टिशियस स्टैम्प्स मीन एनी स्टैम्प फॉल्सली purporting to be
issued by government for the purpose of denoting a rate of postage। तो फिक्टिशियस स्टैम्प का मतलब बता दिया हमारे सबसेक्शन 3 ने कि फिक्टिशियस स्टैम्प का मतलब है कोई भी स्टैम्प जो सरकार ने इशू की हुई है, और सरकार ने इशू किस मतलब के लिए की हुई है, रेट ऑफ पोस्टेज, ठीक है, पोस्टेज के रेट को बयां करने के लिए कि ये जो डाक गुड़गांव से डाक तमिलनाडु में भेजे तो भाई पोस्टेज स्टैंप लगती है, ठीक है, तो उसके लिए। अब देखिए, और एनी फैसेमाइल और इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन वेदर ऑन पेपर और अदरवाइज ऑफ एनी स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस, या कोई फैसेमाइल है, ठीक है, और इमिटेशन है या कोई रिप्रेजेंटेशन है वेदर ऑन पेपर या कागजात पर या फिर किसी और तरीके से, ऑफ एनी स्टैम्प, किसी स्टैम्प का फैसिमाइल है, इमिटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, जो कि सरकार ने किसी मतलब के लिए, पर्पस के लिए इशू कर रखा है, तो एक व्यक्ति उसी को फोर्ज कर देता है, उसी की डुप्लीकेट निकाल देता है अधेसिव स्टैम्प की, ठीक है। तो ये भी किसमें आएगा, फिक्टिशियस स्टैम्प की मतलब में आएगा, ठीक है। अब सेक्शन 186 का सबसेक्शन 4 जो कि बताता है, क्या बताता है, इन दिस सेक्शन एंड ऑल्सो इन सेक्शन 178 टू सेक्शन 181, तो कह रहा है सेक्शन 186 में भी और सेक्शन 178 से लेकर सेक्शन 181 में, एंड सेक्शन 183 टू 185, और सेक्शन 183 से लेकर 185 में क्या कह रहा है, द वर्ड गवर्नमेंट, तो जो शब्द है गवर्नमेंट सरकार, उसका मतलब क्या है, व्हेन यूज्ड इन कनेक्शन विद और इन रेफरेंस टू एनी stamp issued for the purpose of denoting the rate of postage shall notwithstanding anything contained in clause 12 of section 2 be deemed to include the person or person authorized by law to administer execute government in any part of India or in any foreign country। तो जो गवर्नमेंट जो शब्द लिखा हुआ है हमारे इन सेक्शंस में, जो मैंने सब सेक्शन 4 में ये सेक्शन पढ़ाए हैं, 178 से लेके 181 में गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इन सेक्शन भारतीय न्याय संहिता की 183 से लेके 185 में गवर्नमेंट शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट शब्द का यूज हुआ है तो उसको समझ लेना कि गवर्नमेंट में शामिल है द पर्सन और पर्सन, कोई एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति, ऑथराइज बाय लॉ, जिनको कानून ने अथॉरिटी दे रखी है, टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो एडमिनिस्टर करे, ठीक है, संभाले एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी भाग में भारत के, और एनी फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो अब मान के चलिए, अब जो हमारे स्टैम्प वेंडर्स है ना, जो हमारे स्टैम्प वेंडर्स हैं, अब वो क्या करते हैं, जो हमारे स्टैम्प वेंडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव, वो भी हमारे भाई इनको स्टैम्प्स को, एडहेसिव स्टैम्प्स को बेचते हैं, ठीक है। कोर्ट में हम रेगुलरली देखते हैं भाई स्टैम्प वेंडर का काम क्या होता है, या तो भाई स्टैम्प पेपर्स ले लो, ये 15-20 के 100 तक के, ठीक है, 100 तक के, आजकल तो ई ग्रास पे जो साइट है, गवर्नमेंट साइट है, उससे निकल के आते हैं, ठीक है, हर राज्य की अलग है। लेकिन जो स्टैम्प वेंडर होते हैं वो टिकट्स देते हैं भाई, 10-10 की दे दी, 20-20 की दे दी, ये टिकट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन टिकट्स पे ही अगर एक सिविल सूट डालना किसी व्यक्ति को तो ये टिकट्स लगेंगे तभी सूट जाएगा, तो ये कोर्ट फीस के टाइप की होती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि गवर्नमेंट में यही मत समझना कि सरकार है, वो व्यक्ति भी है जिनको सरकार ने अथॉरिटी दे रखी कि तुम एडमिनिस्टर करो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के फंक्शन, मतलब कार्यपालिका के फंक्शन, तो वो भी गवर्नमेंट ही है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 186 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पर जानने के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, पेपर में नहीं आता है। अब सेक्शन 187 भारतीय न्याय संहिता का देखिए, पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट कॉजिंग कॉइन टू बी ऑफ डिफरेंट वेट और कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय लॉ। अब व्यक्ति लोग, अब व्यक्ति, ठीक है, पर्सन, ठीक है, व्यक्ति को एम्प्लॉय कर रखा है, कार्य पर रख रखा है मिंट में। अब मिंट कहाँ होती है, जहां अपने मतलब जो करेंसी है ना वो छपती है। अब हमारी इंडियन करेंसी जो 500 के नोट है, 100 के, 10 के, 20 के, 50 के, ये मिंट पे छपते हैं। अब मिंट क्या होती है, जिसमें नोट छपते हैं, और हमारी इंडिया की सबसे बड़ी मिंट कौन सी है, मैसूर मिंट है, ठीक है, मैसूर में है, वहां नोट छपते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति मिंट में काम करता है, वो क्या करता है, वो कोज करता है कोई कॉइन को डिफरेंट वेट का बना देता है या फिर डिफरेंट कॉम्पोजिशन का बना देता है, जो कि कानून ने उसको तय नहीं कर रखा। मतलब कानून ने तो कुछ और तय कर रखा है, पर जो व्यक्ति मिंट में काम कर रहा है ना, वो जानबूझकर क्या करता है, एक कॉइन को हल्के वेट का बना देता है, एक कॉइन को उसका कॉम्पोजिशन चेंज कर देता है, तो ये भी अपराध बनेगा, उस मिंट के एम्प्लॉय को सजा मिलेगी। अब देखिए सेक्शन 187 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, देखिए, whoever being employed in any mint, तो जो कोई भी मैन, वुमेन या ट्रांसजेंडर, तो जो कोई भी एम्प्लॉयड है, कार्यरत है किसी भी मिंट में, इन एनी मिंट लॉफुली एस्टेब्लिश इन इंडिया, और जो मिंट है वो कानूनी रूप से भारतवर्ष में एस्टेब्लिश स्थापित है। अब देखिए डज एनी एक्ट, तो जो कोई भी है जो कार्यरत है एक मिंट में और जो भारतवर्ष में एस्टेब्लिश है, स्थापित है, तो वो क्या करता है, डज एनी एक्ट, वो एक एक्ट करता है, वो एक कार्य करता है, और ओमिट्स, या फिर वो एक कार्य नहीं करता है, विच इज लीगली बाउंड टू डू, जो कि वो लीगली बाउंड है, वो बाध्य है वो कार्य करने के लिए, पर वो ओमिट्स करता है। अब देखिए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी कॉइन, और उस व्यक्ति की जो एक मिंट में कार्य करता है एम्प्लॉई, सरकार मतलब एक मिंट सरकार ने बनाई हुई, स्थापित की हुई है, और वो व्यक्ति मिंट में काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति की इरादा है, इंटेंशन है, क्या है,
ऑफ कॉजिंग एनी कॉइन इशूड फ्रॉम दैट मिंट, जो कॉइन इशू होता है, जो सिक्का इशू होता है उस मिंट से, ठीक है, टू बी ऑफ डिफरेंट वेट, कि वो डिफरेंट वेट का बन जाए, मैं उसको डिफरेंट वेट का बना दूं, और कंपोजिशन फ्रॉम द वेट और कंपोजिशन फिक्स बाय लॉ, या फिर एक डिफरेंट कंपोजिशन का बन जाए, मतलब मान के चलिए जो 5 का सिक्का है वो सरकार ने बोल रखा कि भाई 5 ग्राम का या फिर 4 ग्राम का होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब वो व्यक्ति जो मिंट में काम करता है ना, वो क्या करता है कि भाई जो ये मेटल है ना, ये बहुत महंगा होता है जिससे सिक्का बनता है, सिक्के की मैं वेट को कम कर देता हूँ, जो 4 ग्राम का जो 5 का सिक्का बनता है मैं उसको 1 ग्राम का बनाता हूँ, 1.5 ग्राम का बना देता हूँ। तो इससे क्या होगा, और वो जो सारा महंगा मटेरियल जिससे कॉइन्स बनते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए इसको बेच देगा उस वो व्यक्ति, ठीक है। या फिर कॉम्पोजिशन करता है, कहता तो है कि 4 ग्राम का ही होगा रखूंगा, लेकिन उसमें 1.5 ग्राम तो भाई जो सरकार ने मटेरियल दे रखा है जो कॉस्टली है वो मिलाऊंगा, और बाकी का जो बचा 2.5 ग्राम है वो कुछ अटरम सटरम कूड़ा लाख वगैरह मिला दूंगा, ठीक है, जिससे कि कॉम्पोजिशन में फर्क आ जाए। और ये कॉम्पोजिशन जो वो इंटेंशनली डिफरेंट क्रिएट कर रहा है ना, सरकार ने कानून के द्वारा वो तय नहीं किया गया, कानून के द्वारा तो कोई डिफरेंट ही कॉम्पोजिशन कोई वेट तय किया गया है, पर उसके कॉन्ट्ररी एक व्यक्ति इंटेंशन के साथ इनके वेट को कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहा है, मिंट का व्यक्ति, मिंट पे कार्य करते व्यक्ति, तो देखिए क्या होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स, ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी 187 में लगेगा उस व्यक्ति को। अब एक मिंट के जो व्यक्ति मिंट में कार्य करता है, अब मिंट मैंने आपको बताई दी भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि पैसे छापता है बस, ठीक है, करेंसी छापता है, कॉइन्स छापता है, ठीक है, कॉइन्स क्या करता है, निकालता है भारत सरकार के लिए। तो मिंट में कोई व्यक्ति कार्य करता है, वो इंटेंशन के साथ मिंट में जो सिक्के बनते हैं उनको क्या करता है, उनके वेट को कम कर देता है, ताकि जो इसका मटेरियल है उस बचे रिमेनिंग मटेरियल को मैं अपने प्राइवेट यूज के लिए मतलब बेच सकूं, किसी और के मतलब मिस अप्रोप्रिएट कर सकूं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए बेच के मैं फायदा कमा सकूं। तो अब क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति को उस मिंट के एम्प्लॉय को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन जुर्माना मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 187 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 188 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, सेक्शन 188 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 10 भारतीय न्याय संहिता का आखिरी अपराध है, आखिरी प्रावधान है, ठीक है। और इसके बाद हम फिर आज चैप्टर 11 को कंटिन्यू करेंगे। आज फिर जो ये 20 मिनट की वीडियो बच जाएगी, मैं इसमें आपको एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े थोड़े दिनों में जानना, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 188 हम पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 10 भारतीय न्याय संहिता का आखिरी प्रावधान है। देखिए, अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, तो कोई व्यक्ति अनलॉफुली गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई भी कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि मिंट में काम आता है उसको ले जाता है। अब मान के चलो मेरे फादर मिंट में काम करते हैं, मान के चलो मेरे फादर मैसूर मिंट में काम करते हैं, मैं तो नहीं करता ना, मैं जाता हूं अपने पापा का लंच देने मैसूर मिंट में, तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, अरे एक बिल्कुल इतनी छोटी सी मशीन होती है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इतनी छोटी सी मशीन होती है, उसका रोल क्या होता है कि भाई जो मैसूर मिंट में जो सिक्के बनते हैं ना, 10 के 20 के 5 के ये जो होते हैं, ठीक है, मैसूर मिंट तो भाई नोट्स भी बनते हैं और सिक्के भी, कॉइन्स भी बनती है सरकार की तरफ से। तो मेरे पापा को मैं लंच देने गया मैसूर मिंट में, तो क्या किया, मेरे को एक छोटा सा एक उपकरण दिख गया, और मैं उस उपकरण को, जैसे मैंने अपने पापा को लंच दिया, मैं उस उपकरण को अपनी जेब में डाल के मैंने घर लिया है। अब उस उपकरण का क्या काम है, वो उपकरण उस मिंट में कॉइन में बहुत ही मतलब मेन रोल प्ले करता था। वो क्या करता था, जो ये डिजाइनिंग होती है ना, जो सिक्कों पर ये डिजाइनिंग आती है भाई, लहर लूर सी बना देते हैं, चित्रकारी छाप देते हैं, उसमें काम आता है वो इंस्ट्रूमेंट। अब मैं उसको लिया है तो अब मेरे को सजा मिलेगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 188 में यही बताया, बॉडी देखिए, और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, तो जिस किसी की भी कोई भी कानूनन अथॉरिटी नहीं है, मतलब वो ले जाने के लिए उसको मतलब अथॉरिटी नहीं मिली हुई, तो जो कोई भी क्या करता है, टेक्स आउट ऑफ एनी मिंट, बाहर निकाल लेता है किसी भी मिंट में से, लॉफुली एस्टेब्लिश इंडिया, और जो मिंट लॉफुली एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है भारतवर्ष में, उसमें से टेक्स आउट कर लेता है वो, जो कोई भी क्या कर लेता है, एनी कॉइनिंग टूल और इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कॉइनिंग टूल या फिर कोई भी कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 7 years or and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो कि एक मिंट में से, जो कि भारत वर्ष में स्थापित हुई है, उस मिंट में से कोई भी कॉइनिंग टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट निकाल करके ले जाता है, टेक्स आउट कर लेता है, और उसके पास कोई भी लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, तो उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और
जुर्माना मैंडेटरी लगेगा लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 188। तो इस एग्जांपल में जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे फादर मान के चलो मैसूर मिंट में काम करते हैं और वो सिक्के कोइन कोइन बनाने वाले डिपार्टमेंट में। तो भाई कोइन को आप लाइटली मत लीजिए, 10-10 के, 20-20 के, 5-5 के, 1-1 के, 2-2 के बहुत कोइन बनते हैं, करोड़ों में कोइन बनते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पापा को लंच देने जाता हूँ और वहां पे कोई टूल होता है जो कि जो सिक्कों पे कोइंस पर कारीगरी चित्रकारी करने में काम आता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस टूल को अपनी जेब में डाल के ले आता हूँ और मेरी अथॉरिटी है भाई, मैं तो एक जो मिंट में एक एम्प्लॉय काम करता है उसको लंच देने गया था मेरे पापा को। अब मैंने क्या किया, मैंने उस टूल को अपनी जेब में लेके मैं घर ले आया। अब मेरे ऊपर जैसे मैंने ऐसे किया ना, जैसे मैंने उसको जेब में रखा और मैं उसको ले आया और मैं उसको क्या किया, मैंने टेक्स आउट कर दिया उस मिंट मतलब जो मिंट है पैसे बनाने की जो वो है पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिंट बोलते हैं उसको। ठीक है, मिंट में से जैसे मैं गेट में से बाहर उस टूल को लेकर आ गया ना, तुरंत मेरे ऊपर सेक्शन 188 भारतीय न्याय संहिता का अपराध बन गया। अब 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना दिलवाया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 188। तो इसी के तहत हमारा चैप्टर 10 भारतीय न्याय संहिता का पूरा होता है। ये थोड़ा मतलब बोरिंग सा चैप्टर था, लेकिन भाई ये पता होना जरूरी है, सिक्कों उक्कों से रिलेटेड भी अपराध होते हैं, ये कॉइन्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड भाई गवर्नमेंट स्टैंप्स, ठीक है, और बैंक नोट, करेंसी नोट, इनसे संदर्भित अपराध होते हैं। तो हमने चैप्टर 10 पूरा पढ़ लिया है और आज की वाली क्लास में हमने सेक्शन 181, 182, ठीक है, 183, 184, 185, 186, 187, 188, ठीक है। आज हमने 8 प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 10 के पढ़े और वो कौन कौन से प्रावधान अभी मैंने बताए, सेक्शन 181 से लेके सेक्शन 188 तक के हमने प्रावधान पढ़े। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 10 तो यही खत्म होता है। पर अभी हमारी वीडियो, हमारी क्लास पूरी की पूरी अभी 19 मिनट की बची हुई है। तो आज आपको मैं एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में बताता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं और मेरे को भी ये नीड फील होती है कि भाई मेरे को बताना चाहिए एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में थोड़े थोड़े दिनों में। और हालांकि मैंने पूरी एक फुल फ्लैश्ड वीडियो एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में बताई हुई है, पर फिर भी आज मैं आपको दोबारा से बड़े अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक सिप पानी की पी लेता हूँ, उसके बाद अपना ज्ञान आपको देता हूँ। ठीक है, जो एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में, जो कि मेन है बिल्कुल। ठीक है, आप देखिए, तो देखिए एक्टस रियस, ठीक है, ECTUSREUS, एक्टस रियस। अभी एक्टस रियस किस पक्षी का नाम है भाई? एक्टस रियस वह एक कार्य है। एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्टस रियस एक रिजल्ट है कि एक व्यक्ति ने एक कार्य किया। अब वो व्यक्ति कौन है? मैन है, वुमेन है या ट्रांसजेंडर है। ठीक है, अब एक व्यक्ति ने एक कार्य किया, अब उसके उस कार्य से क्या परिणाम निकला, तो वो होगा एक्टस रियस। अब सिंपली समझ के चलो, मैं आपको डेली भारतीय न्याय संहिता के 1-1 घंटे के लेक्चर दे रहा हूं 1 महीने से। तो अब जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है उस व्यक्ति को क्या होगा? उस व्यक्ति को भाई भारतीय न्याय संहिता थोड़ी थोड़ी 5-10%, 20% समझ में आने लगेगी। और तो अब ये क्या हुआ? ये एक्टस रियस प्रोड्यूस किया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है तो इट्स बेटर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक्टस रियस प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है एक्टस रियस। अब मान के चलो, अब तो ये नॉर्मल एक एग्जांपल था। अब मान के चलो कोई अपराध होता है, मान के चलो ए ने बी को चाटा मारा, ए ने बी को गाल पे बहुत खिंचा के चाटा मारा है। अब ए ने बी को जब चाटा मारा, बी के गाल पे, ए ने जब बी के गाल पे तमाचा जड़ दिया, चाटा मारा, तो ए ने क्या प्रोड्यूस किया? ए ने भी एक्टस रियस प्रोड्यूस किया। ए ने भी अब चाटा मारकर बी के गाल पे एक्टस रियस प्रोड्यूस कर दिया है। अब एक्टस रियस साफ साफ समझ लीजिए हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है? एक वह कार्य जो एक मनुष्य का, ठीक है, वह कार्य जो एक मनुष्य का क्या है उसके व्यवहार का अंतिम कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा व्यवहार क्या है? मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो अब अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? इधर यू विल गेट दिस टॉपिक, इधर यू विल नॉट गेट दिस टॉपिक, यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता पढ़ा रहा हूं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? यही निकलेगा, इधर यू विल लर्न समथिंग टुडे और यू विल नॉट लर्न समथिंग टुडे। तो ये है एक्टस रियस। हमारे इस एग्जांपल में जो मैंने दिया था, ए ने बी को चाटा मारा, अब ए ने क्या फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस किए भाई? बी को दर्द हुआ, ए ने जब चाटा मारा तो बी के गाल पे दर्द हुआ। तो ये है एक्टस रियस।
ठीक है, तो ये है एक्टस रियस। अब यही मजे की बात है, हमारे भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में ओनली एक्टस रियस प्रोड्यूस करना पनिशमेंट नहीं है। बहुत सारे ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हैं जिनमें एक्टस रियस प्रोड्यूस किया तो भी पनिशमेंट मिलेगी, पर वो मान के चलो अगर हमारे भारतीय न्याय संहिता में 358 ऑफेंसेज हैं, ठीक है, 358 ऑफेंसेज हैं, तो उनमें से मात्र एक्टस रियस बस 10 ऑफेंसेज होंगे जिनमें बस एक्टस रियस प्रोड्यूस करने पर सजा मिलेगी, वरना सब में मेंस रिया भी प्रूव करना होता है। तो मैं आज आपको एक्टस रियस तो समझाऊंगा, साथ साथ मेंस रिया भी समझाऊंगा। अब देखिए, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, हम इसी एग्जांपल से समझेंगे। अब देखिए, ए ने जो बी को चाटा मारा था, तो ए ने क्या प्रोड्यूस किया, ए ने एक अपने एक्ट से, अब ए ने हाथ घुमाया, ए ने एक्ट किया, और एक्ट वो क्या करेगा भाई, बी के गाल पर एक लाफा मारेगा। तो अब क्या हुआ, ए के इंसानी व्यवहार का, ए ने एक इंसानी व्यवहार करा। अब ए है जो, मान के चलो मैं हूं और मेरे सामने कोई बी बैठा है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं अपना हाथ उठाता हूं ऐसे और हाथ घुमा के जो मेरे सामने बी बैठा है उसको लाफा मारता हूं, उसको चाटा मारता हूं। तब मैंने क्या किया, ए ने अपना इंसानी व्यवहार दिखाया। मेरा इंसानी व्यवहार क्या है, हाथ उठाया मैंने, हाथ ऐसे किया और अगले व्यक्ति को, बी को जो मेरे सामने बैठा उसको चाटा मार दिया। तो क्या किया ए ने, अपने इंसानी व्यवहार से एक कार्य किया और उस कार्य ने क्या किया, एक परिणाम कोज किया। तो ये क्या है, ये एक्टस रियस है, ये एक्टस रियस है। अब सिंपली अगर बी जाके केस कर देगा कि ए ने मेरे को चाटा मारा, पुलिस ऑफिसर उसकी कंप्लेंट लिखेंगे एनसीआर, अब कोर्ट में जब कार्रवाई जाएगी तो अब जज साहब मेरे को यूं ही सजा नहीं कर देंगे, सिर्फ यह कहते हो कि तुमने तो भाई तुमने भाई जो तुम अक्यूज हो, तुमने बी को चाटा मारा, तुमको सजा कर दो। नहीं, जज साहब ऐसा नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है, अनलेस ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ना, उसमें कर सकते हैं बस एक्टस रियस पे प्रोड्यूस। पर अगर जब तक मेंसरिया इस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है ना, तो जज साहब पनिशमेंट नहीं कर सकते। मेंसरिया का इन्वॉल्व होना अब जरूरी है। अब जो अब मान के चलो मैं मोहित हूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति ए बैठा है, अब मैंने उठा के उसको चाटा मार दिया ए को, ठीक है, XYZ रीजन से। तो अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने एक्टस रियस प्रोड्यूस कर दिया। अब बी को पेन हुआ, बी को दर्द हुआ, बी तुरंत, सॉरी जो ए है, अब ए को दर्द हुआ, जो मैंने उसको चाटा मारा, अब ए उठ के गोली की स्पीड से थाने में भाग गया, उसने मेरी कंप्लेंट करा दी। अब जो पुलिस ऑफिसर है उनको तो पता नहीं कुछ, भाई मेंसरिया क्या है, एक्टस रियस क्या है, वो तो भाई कंप्लेंट लिख लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, 2-4। अब बिहाइंड द फोर वॉल्स हुआ, चाटा चूटा मारा गया, तो कौन अब गवाही आएगा, अब मेरा केस कोर्ट में, एनसीआर कट के, ठीक है। अब तो क्या होगा, अब जो सरकारी वकील है, जो कि ए जो मेरे सामने बैठा जिसको मैंने चाटा मारा था, उस सरकारी वकील को एक्टस रियस तो वो प्रोड्यूस कर देगा कि भाई मोहित ने ए को चाटा मारा था, उसके गाल पे दर्द हुआ था, और सर्कमस्टांसेस की हेल्प से, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की हेल्प से एक्टस रियस तो प्रोड्यूस हो जाएगा। पर मेंसरिया कैसे प्रूव होगा, मेंसरिया प्रूव करना ही एक केस में महाभारत होता है, ठीक है, मेंसरिया ही महाभारत होता है। मेंसरिया समझ लीजिए, ठीक है, पर मेंसरिया से पहले एक्टस रियस की 2-3 बातें और समझ लीजिए। अब एक्टस रियस तो आपका आ गया ना समझ में, कोई भी इंसानी व्यवहार का एक वो कार्य जिस कार्य से कोई परिणाम निकला, तो वो क्या है, वो एक्टस रियस है। अब सिंपल एक्टस रियस भी पनिशेबल नहीं है जब तक कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो, मतलब वो एक्टस रियस कानून में पनिशेबल ना हो, तो वो एक्टस रियस वो क्या है, उसमें सजा नहीं मिल सकती। अब एक कार्य है, मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यूट्यूब पे डेली क्लासेस अपलोड करता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या ये किसी कानून में पनिशेबल है। अब मैं एक्टस रियस क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूं, आपको भाई टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो आपकी बात है, लेकिन मैं एक्टस रियस प्रोड्यूस तो कर रहा हूं। तो क्या यूट्यूब पे पढ़ाना स्टूडेंट्स को, क्या ये किसी कानून में सजा याफ्ता है, क्या मेरे को कोई कानून सजा दे देगा कि मोहित तुम डेली क्लास अपलोड करते हो 2-2 3-3 भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो तुम्हें हम पनिशमेंट देंगे। नो, इट इज नॉट पनिशेबल। सो ये एक्टस रियस पनिशेबल नहीं है। लेकिन इसी एग्जांपल में अब मैं आपको डेली पढ़ा तो रहा हूं, वीडियो अपलोड तो कर रहा हूं, पर मैं कुछ वल्गर लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ ऐसे ऑन स्क्रीन कुछ ऐसे एक्ट कर रहा हूं जो कि ऑब्सीन है, तो क्या ये पनिशेबल है। अब मैंने एक्टस रियस क्या प्रोड्यूस किया, मैं साथ साथ नॉलेज तो दे रहा हूं लोगों की, पर मैं साथ साथ क्या कर रहा हूं, कुछ वल्गैरिटी भी कर रहा हूं ऑन स्क्रीन और अपलोड भी कर रहा हूं वीडियो। अब मेरे व्यूअर्स देखेंगे तो ऑब्वियसली वो कंप्लेन करेंगे, तो यह कानून में पनिशेबल है। कुछ ऐसा एक्ट किया जो कि भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है, तो उसको अपराध बनाइए, वो अपराध है, ठीक है, और उसकी सजा दिलाइए। और सजा ऐसे नहीं मिलेगी जब तक कि मेंसरिया नहीं है। अब मेंसरिया का टॉपिक हम समझते हैं, ठीक है, अब मेंसरिया का टॉपिक हम समझते हैं। मेंसरिया क्या होता है,
मेंसेरिया की सीधी सीधी डेफिनेशन आप समझ लीजिए, इनविजिबल स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। एक इंसान का दिमाग ही मेंसेरिया है। एक इंसानी दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इरादे कैसे हैं, वो ही मेंसेरिया है। अब मेंसेरिया की हमारे पास वैसे तो मेन 3 डिग्रीज हैं। अब वैसे तो 4 5 6 कितनी भी ले लो, इलविल गुडविल ये लगा के बहुत सारी हैं, लेकिन मेन मेंसेरिया की हमारे 3 डिग्रीज होती है। तो उससे पहले 3 डिग्रीज बताने से पहले दोबारा आपको मेंसेरिया की डेफिनेशन बताता हूं। इनविजिबल स्टेट ऑफ आवर ह्यूमन माइंड, एक वो स्टेट जो कि एक इंसानी दिमाग की है, जो कि इनविजिबल है, ठीक है, वो दिख नहीं सकती किसी को। जिस इंसान के दिमाग में मैं दौड़ रही है ना, सिर्फ उसको ही पता है कि उसका इरादा कैसा है। ना आपको पता, ना किसी जज को पता, ना किसी वकील को पता, सिर्फ आपको पता है। जिस व्यक्ति ने एक एक्टर सीरीज प्रोड्यूस किया ना, उसी को पता है कि उसके इंसानी दिमाग में क्या इरादा था जिस टाइम उसने वो एक्टर सीरीज, ठीक है, एक कार्य किया जिससे कि कुछ फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जनरेट हुए। तो अब यही मेंसेरिया की डेफिनेशन है, इनविजिबल स्टेट ऑफ एन ह्यूमन माइंड। एक इंसानी दिमाग में क्या इरादा था एक एक्टर सीरीज प्रोड्यूस करते वक्त, ठीक है, तो वो ही मेंसेरिया है। और तो वो ही मेंसेरिया है। तो अब आपको सिंपल लैंग्वेज में एक और चीज समझा देते हैं, लीगल मैक्सिम जो कि क्रिमिनल लॉ में नंबर 1 मैक्सिम है, हमेशा ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है, और हर एक एडवोकेट को, लॉ स्टूडेंट को और कॉमन व्यक्ति को भी यह पता होना चाहिए कि इसके बिना हमारा क्रिमिनल लॉ अधूरा है, सजा तो क्या दूर दूर तक, ठीक है, केस में चार्ज भी फ्रेम नहीं होते हैं। तो देखिए वो लीगल मैक्सिम है, एक्टस रियस नॉन फैसिड रियम निसी मेंसिट रिया, ठीक है, एक्टस रियस, ठीक है, एक्टस रियस, ठीक है, नॉन फैसिड रियम निसी मेंसिट रिया, ठीक है, एक्टस रियस नॉन फैसिड रियम निसी मेंसिट रिया। आपको स्पेलिंग बता दूं, एक्टस रियस की तो बताई थी, ACTUS, ठीक है, REUM, एक्टस रियस, ठीक है, निसी NISI निसी, ठीक है, मेंस MENS मेंस, एक्टस रियस निसी मेंस, सिट SIT सिट, रिया REA रिया, ठीक है, एक्टस रियस निसी मेंसिट रिया, ठीक है, एक्टस रियस नॉन फैसिड रियम, सॉरी मैंने क्या बता दिया, सॉरी ये नहीं है लीगल मैक्सिम। अभी मैंने वर्ड्स डिक्टेट किए, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन होगी, वर्ड्स में भाई हो जाती है इतनी लंबी मैक्सिम। सीधी लीगल मैक्सिम अब ये समझ लीजिए, ये है एक्टस रियस नॉन फैसिड रियम निसी मेंसिट रिया। अब इसका मतलब समझ लीजिए, an act is not guilty, an actus reus is not guilty unless done with guilty mind, ठीक है, actus reus तो मैंने इसमें ज्वाइन कर दिया, और आप सिंपल से ये समझ लीजिए जो लीगल मैक्सिम है, actus reus non facit reum nisi mencit rea का मतलब है an act is not guilty unless done with guilty mind। ये एक जो कार्य किया गया है ना, अब वो कार्य जब तक कि वो कार्य जो एक व्यक्ति ने किया है वो जब तक भी पनिशेबल नहीं है, जब तक कि वो एक मलिन बुद्धि से, एक गिल्टी माइंड से किया गया। अब गिल्टी माइंड क्या, मेंसेरिया। एक व्यक्ति जब एक अपराध कर रहा था, एक व्यक्ति जब एक कार्य कर रहा था, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके इरादे कैसे थे, क्या वो जब कार्य करते वक्त बहुत ही गुस्से में था और उसने 2 गोलियां फालतू मारी विक्टिम को, तो ये क्या, उससे क्या दिख रही है, उसकी इंटेंशन दिख रही है कि दैट ही वांट टू किल एट एनी कॉस्ट द विक्टिम, ठीक है। अब एक व्यक्ति 50 फीट दूरी से गाड़ी लेके आता है और वो सोचता है कि अब गोलियां तो मैं इस व्यक्ति के ऊपर चलाऊंगा, पर रुक के नहीं चलाऊंगा, मैं गाड़ियों से चला दूंगा। अब उस व्यक्ति का क्या दिखता है, उस व्यक्ति का मेंसेरिया तो दिखता है, पर साथ में क्या दिखता है, उसकी जानकारी दिखती है कि चलती हुई गाड़ी से गोलियां चलाऊंगा एक आधी, ठीक है, तो गोली लग भी सकती है और इस व्यक्ति की मृत्यु हो भी सकती है। तो उससे उसकी मेंसेरिया दिखता है कि इसको जानकारी थी भाई चलती गाड़ी से कोई गोली बैच चलाया तो गोली लग जाएगी और मौत भी हो सकती है, तो उससे मेंसेरिया दिख रहा है। अब एक व्यक्ति ऊपर हेलीकॉप्टर में है, 5 किलोमीटर ऊपर स्काई में उड़ रहा है, और वो एक पिस्टल से किसी व्यक्ति को जो नीचे ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, उसको गोली मारना चाह रहा है। तो उसका क्या दिख रहा है, उसका कोई मेंसेरिया दिख रहा है, मेंसेरिया तो दिख रहा है कि ऑब्वियसली ही वांट टू प्रोड्यूस सम एक्ट बाय शूटिंग ऑन द ग्राउंड एट अ ह्यूमन एंड अक्यूज इज फ्लाइंग इन द हेलीकॉप्टर। उसका मेंसेरिया तो दिख रहा है, पर यकीन होने, रीजन टू बिलीव दिख रहा है उसका क्या, कि भाई 5 किलोमीटर से स्काई पे हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति खड़ा हो गया फ्लाई करते हुए, एक जो ग्राउंड पर, ग्लोब पर, अर्थ पर एक व्यक्ति खड़ा, उसको गोली मारना चाह रहा है, तो क्या कभी वो मरेगा, कभी भी नहीं मरेगा, और उसके पास हैवी पिस्टल, रिवॉल्वर, तो अब तो क्या हो, ये भी मेंसेरिया दिख रहा है, पर ये 3rd डिग्री ऑफ मेंसेरिया। तो हमने पूरे किया अभी मेंसेरिया की 3 डिग्रीज, वन ऑफ द मेन डिग्रीज ऑफ मेंसेरिया। कौन कौन सी, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, ठीक है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, करना ही है,
एट एनी कॉस्ट। इंटेंशन मतलब इरादा पक्का है, नॉलेज जानकारी है कि भाई अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो हो भी सकता है, कुछ गड़बड़ हो भी सकती है, ये नॉलेज है, ठीक है, ये जानकारी है, ये सेकंड स्टेज ऑफ मेंस। अब रीजन टू बिलीव, अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे मेरे को परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो बहुत दूर की बात है, पर वो श्योर ही नहीं है। जो अब ऑफेंडर एक्ट कर रहा है ना मेंस ये रखते हुए इन रीजन टू बिलीव का, उसको खुद ही श्योरिटी नहीं है, कुछ भी उसको जानकारी नहीं है कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रीजन टू बिलीव होता है, ये मेंस है, ठीक है। तो हमने अभी लीगल मैक्सिम आपको पढ़ाई, कौन सी, वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल लॉ की फेवरेट लीगल मैक्सिम। इसके बिना केस तो क्या कोर्ट में, ठीक है, आप अगर आर्ग्यूमेंट भी करोगे और इस लीगल मैक्सिम को आप बताओगे ना जज साहब के सामने, तो आपकी बातों को गौर गौर से सुनेंगे और उनको पता लग जाएगा कि भाई जैसे आप जज बन के बैठे हो पढ़कर, तो ये वकील साहब भी पढ़कर आए हैं, इनको भी नॉलेज है लॉ की। क्या क्या बताओगे आप उनको? सर, acta serious non facilitatum nisi mensitria, an act alone is not guilty unless done with guilty mind. If you are a criminal advocate, you must know this legal maxim, and act alone is not guilty unless done with guilty mind. अब हमारे वापस एग्जांपल में आ जाते हैं। मोहित ने मेरे टेबल के सामने एक व्यक्ति ए बैठा है और वो व्यक्ति ए मेरे से कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें कर देता है। अब मैं नॉर्मल उससे बातें कर रहा हूं, मान के चलो वो मेरा क्लाइंट है और वो मेरे से बोल देता है, अब मैं उससे बिल्कुल, भाई क्लाइंट है, ऑफिस में आया, उससे उसका केस जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे को केस बता रहा है, तो मैं उसकी कुछ बात जो उसने बताई वो मेरे को गलत लगी, मैं उससे तुरंत कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया तुमने। वो कहता तेरे जैसे वकील बहुत देखे, तेरे को अभी मारूंगा घेर घेर के, मेरे से पूछा तो मैं उसका एक चाटा मार देता हूँ। भाई एक तो मेरी प्रॉपर्टी में बैठ के मेरी बेइज्जती करने आया तू, तो अब क्या हुआ, तो मैंने उसको चाटा तो मारा, मैंने उसको एक्टा सीरीज तो प्रोड्यूस करके दे दिया, मैंने उसको चाटा मारा, मेरा इंसानी व्यवहार का अंतिम परिणाम उसको निकाल कर दे दिया। लेकिन अब वो भागा भागा थाने में पहुंच गया, पुलिस ऑफिसर को कुछ पता नहीं, मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया, वो कोर्ट में केस गया, चार्जशीट गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मतलब डिफेंस बाद में लूंगा ना, जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करके रख देगा। तो प्रोसिक्यूशन ने भाई एक्ट सीरीज तो प्रोड्यूस करके रख दिया, भाई मान के चलो मेरे ऑफिस में कैमरे लग रहे हैं, उस कैमरा से मैंने जो थप्पड़ मारा उस एक को, जो मेरा क्लाइंट बनकर आया था, जो मेरे को हायर करना चाहता था, मैंने उसको पीट कर भगा दिया, ठीक है। तो अब जो प्रोसिक्यूशन उसने मेरे कैमरों से, फुटेज से एक्ट सीरीज तो साबित करके रख दिया कि हाँ भाई वकील साहब ने जो उसका क्लाइंट है उसको थप्पड़ मारा। पर अब मेंसरिया क्या होगा? अब थप्पड़ मारना ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है नहीं, इसमें मेंसरिया, ठीक है। मोहित के दिमाग में क्या चल रहा था जिस टाइम उसने अपने क्लाइंट को थप्पड़ मारा, यह भी प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा, तभी मेरे को सजा होगी, जो भी सिंपल हट की सजा होती है, ठीक है। तो अब प्रोसिक्यूशन मेरा मेंसरिया प्रूव नहीं कर पाया। अब प्रोसिक्यूशन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने जब एक अपने क्लाइंट को थप्पड़ मारा, तो प्रोसिक्यूशन ने यह प्रूव नहीं कर पाया कि मोहित वकील साहब के दिमाग में क्या चल रहा था जब जिस टाइम इन्होंने अपने क्लाइंट को थप्पड़ मारा। तो जब तक मेंसरिया प्रूव नहीं करेगा ना प्रोसिक्यूशन, सजा मोहित को नहीं मिल सकती, बाइज्जत बरी हो जाऊंगा, मैं एक्विट हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये याद रखना, यही होता है मेंसरिया, यही एक्टा सीरीज और मेंसरिया का खेल है। जब मैंने लॉ प्रिपरेशन चालू करी थी, ठीक है, बहुत वर्षों पहले, ठीक है, बहुत वर्षों क्या, 2023 में जून में करी थी भाई, ठीक है, ठीक है, आपसे मेरे को 13-14 महीने कुल हुए हैं, और लेकिन मैंने मेहनत करी है। तो पहले जून 2023 से पहले मैं नील था, मेरे को कुछ नहीं आता था, एक्टा सीरीज मेंसरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो मेरे गुरुजी ने जो मेरे को ज्ञान दिया भाई, वो ज्ञान है, ठीक है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे उन्होंने मेरे को पढ़ाया ना वही, और सर्टेन जो रेलिवेंट से एग्जाम्पल है वो मैं आपको देके बता रहा हूँ, ताकि आपको तुरंत चीजें समझ में आए, आप कंफ्यूजन में ना रहो कि भाई क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। बोलूंगा वो बात जो समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको आया एक्टा सीरीज और मेंसरिया समझ में। अब मान के चलो कि अब ए व्यक्ति है ए, अब ए व्यक्ति है, उसने बी को गोलियां मारी 5 और बी की भाई ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब ए भाग जाता है, अब ए को पुलिस ऑफिसर 20 दिन बाद गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि वो भाग जाता, फरार हो जाता है। तो अब पुलिस पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन की, सारे भाई चार्जशीट इकट्ठा कर ली, चार्जशीट डॉक्यूमेंट बना लिया और कोर्ट में भाई चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट जमा कर दी। तो कोर्ट ऑफ सेशन में भाई मर्डर के केस की ट्रायल चलेगी, स्टेट वर्सेस ए, भाई ए ने बी को मारा गोली चला के। तो अब प्रोसिक्यूशन इस केस में एक्टा सीरीज तो बड़े ही आराम से साबित करके रख देगा। क्या साबित करेगा कि भाई ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह जो विक्टिम के शरीर से गोली निकलेंगी, ठीक है, गन जो रिकवर हुई है पुलिस पार्टी द्वारा उसको उसके द्वारा एक्टा सीरीज तो प्रोड्यूस कर देगा, वो प्रूव कर देगा कौन? प्रोसिक्यूशन, सरकारी वकील। पर मेंसरिया कैसे करेगा? मेंसरिया सर्कमस्टांशियल एविडेंस से
प्रूव होता है, साबित होता है केस में। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ये क्या होते हैं भाई, आसपास के जो जो आसपास में जो हालात गुजरते हैं ना। अब ए ने मान के चलो भरी मार्केट में बी को 5 गोलियां मारी थी। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या है, यही है। अब भाई आसपास की मार्केट में ए ने बी को 5 गोलियां मारी, तो अब भाई मार्केट में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, उनमें से बहुत सारे व्यक्तियों ने देखा भी होगा, तो वो गवाह बनेंगे, वो डायरेक्ट एविडेंस बनेंगे, ठीक है, तो उनसे तो एक्ट सीरीज प्रोड्यूस होगा। पर अब क्या होता है, एक गवाह आता है जिसने देखा है कि ए ने बी को गोली मारी मार्केट में, और मान के चलो वो गवाह क्या बताता कोर्ट में आके, जी सर ए ने जब बी को एक गोली मारी थी ना, तो ए के हाथ से गन निकल गई थी और सारी गोलियां बिखर गई थी, और ए ने दोबारा से गन में अपनी मैगजीन में गोलियां डाली और लोड करी, और फिर इसको बी को 4 गोलियां मारी। तो अब इससे क्या क्या मैंने प्रूव होता दिखाई दे रहा है अक्यूज्ड ए का, कि ही वाज हैविंग इंटेंशन इन हिज माइंड एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट ही वांट टू किल बी। ये इंटेंशन उसका दिखाई दे रहा है। अब इंटेंशन जहां भी आ गया, नॉलेज जहां भी आ गया, रीजन टू बिलीव जहां भी आ गया, सजा होगी। एक छोटा सा टेस्ट बता देता हूं इसमें, अब सजा होगी। अब ए ने बी को गोलियां मारी, ठीक है, अब क्या ए ने जो बी को 5 गोलियां मारी, तो क्या ए को बी दिख रहा था? सो यस दिख रहा था। तो इसमें क्या टेस्ट लगेगा, सब्जेक्ट मैटर वाज इन द लाइन ऑफ द एक्शन। अब लाइन ऑफ द एक्शन क्या है, ए जब बी को गोली मारा तो बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर जो बी है, बी इसमें विक्टिम सब्जेक्ट मैटर होता है, तो ए को बी दिख रहा है, या भाई इसको गोलियां मारनी, इसको 5 मारनी है, ठीक है, तो यही टेस्ट लगेगा, सब्जेक्ट मैटर वाज इन लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ अक्यूज। अब अक्यूज को बी दिख रहा है जिसको गोलियां मारनी है, तो ये टेस्ट लगेगा सब्जेक्ट मैटर इज इन लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और रिजल्ट क्या निकलेंगे, अब भाई सब्जेक्ट मैटर दिख रहा है, बिल्कुल 2 फीट दूर खड़ा है, और ए उसको गोलियां मारेगा बी को, और 5 गोलियां मारी, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, 5 गोलियां लगेंगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, निश्चित परिणाम निकलेगा कि भाई मौत होगी होगी, ठीक है। एनी हाउ 5 गोलियां लगने के बाद भी कई व्यक्ति बच जाते हैं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में सजा होकर रहेगी इंटेंशन के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा इस एग्जाम्पल में, प्रोसिक्यूशन ने अब गोलियां जो ए ने बी को गोलियां मारी उसका एक्ट सीरीज प्रोड्यूस करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ भाई एक्ट सीरीज जब सब प्रोड्यूस हुआ था, ए ने बी को गोलियां मारी, जिस गोलियां लगने की वजह से बी की मृत्यु हुई है। अब मेंसरिया ए के दिमाग में जिस टाइम ए बी को गोली मारा था, ए के दिमाग में क्या चल रहा था, प्रोसिक्यूशन ने वो भी प्रूव करके दिखा दिया। और कैसे प्रूव करके दिखाया, विद द हेल्प ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस कौन भाई, जो मार्केट में ए ने बी को गोली मारी, व्यक्तियों ने देखा होगा, व्यक्ति आके गवाही देंगे, ठीक है। ए बी को गोली मारने के बाद हंस रहा था तेज तेज और वहां भंगड़ा कर रहा था, तो अब क्या, ये भी क्या है, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। तो इससे भी क्या दिखाई देता है, क्या साबित होता दिखाई देगा, मेंसरिया, कि ए ने जब बी को गोली मार के मार दिया तो वहां वो नाच रहा था, खुश हो रहा था, ठीक है। ए ने जब बी को गोली मारी तो वहां से बहुत सारी लेडीज गुजर रही थी, जैसे ही गोलियां चली वो बहुत डर गई थी, तो ये भी क्या रेलिवेंट फैक्ट होता है। इससे भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे क्या फैक्ट इन इशू सीधा सीधा प्रूव होता है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मेंसरिया, इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको सेक्शंस, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस भी पढ़ाए, और आपको मैंने एक्टस रियस और मेंसरिया भी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो ये एक्टस रियस और मेंसरिया समझना हर स्टूडेंट के लिए और हर एडवोकेट के लिए जरूरी है, ठीक है। जब तक किसी को ये समझ में नहीं आएगा तो कभी भी वो एक बेटर एडवोकेट और बेटर कभी भी जुडिशरी को क्रैक कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमने आज प्रावधान बताता हूं मैं भारतीय न्याय संहिता के दोबारा बताता हूं कौन से पढ़े हैं हमने। 181, ठीक है, 181, 182, 183, 184, 185, 186, ठीक है, 187, 188, हमने आज 8 प्रावधान पढ़े हैं भारतीय न्याय संहिता की, जो कि है 181 से लेके 188 तक, और हमने एक्टस रियस और मेंसरिया का टॉपिक भी थोड़े हद तक छोटे तौर पर पढ़ लिया है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अपराध अगर हुआ है तो उसको साबित कैसे करना है। जब तक अपराध को साबित नहीं करोगे तो जज साहब क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सजा नहीं दे सकता, अपराध तो साबित करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव्ड, ठीक है। एविडेंस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनका बहुत रोल होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अब मैं आपको कल वाली जो हमारा लेक्चर रहेगा भारतीय न्याय संहिता, उसमें मैं चैप्टर 11 से स्टार्ट करवाऊंगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।